तो आज का दिन बेहद अहम रहा। आज उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट की बैठक अयोध्या में की गई है और अब सियासी गलियारों में चर्चा है और ये कहा जा रहा है कि दरअसल धार्मिक ध्रुवीकरण को सेट करने में भारतीय जनता पार्टी अभी से लग गई है। जाहिर तौर पर है, अभी आपने सुना कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा कर रहे हैं राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, लेकिन जिक्र कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अयोध्या का। और अयोध्या का मामला एक ऐसा मामला है जो कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से फ्रंट फुट पर खेलने की कोशिश की और खेला भी है और उसका फायदा भी भारतीय जनता पार्टी को मिला है। और अब जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और 22 जनवरी को जब राम मंदिर में प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, तब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे। और जाहिर तौर पर है, पूरे सियासी तौर पर अगर देखा जाए तो 2024 के चुनाव में भी कहीं ना कहीं राम मंदिर का मुद्दा अहम होने वाला नजर आ रहा है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। संदीप त्रिपाठी जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं। अशोक यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ नावेर चिको जी, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अवधेश उपाध्याय जी, अयोध्या में प्रभु रामलला की नगरी में कैबिनेट की बैठक हुई, क्या संदेश देना चाह रही है सरकार? देखिए योगेश भाई, जो आज बैठक हुई है, कैबिनेट बैठक जो हुई है यूपी की, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, वो उत्तर प्रदेश राज्य की जनता है उसकी सुरक्षा सुविधा को ध्यान में रखते हुए की गई। जो निर्णय वहां लिए गए हैं, जो प्रस्ताव जो वहां पास हुए हैं, वो वही प्रस्ताव हैं जो कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता के हित के लिए, जैसे कि आपने देखा होगा एक ड्रोन पॉलिसी को जो ड्रोन पॉलिसी है उसके प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, ताकि जो अब कोई भी अगर ड्रोन उड़ाएगा उत्तर प्रदेश में तो उसको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। बिना परमिशन के ड्रोन उड़ाना जो है उचित नहीं होगा उत्तर प्रदेश में। दूसरा, आपने देखा होगा जो धार्मिक स्थल है हमारे, जैसे आपके मुजफ्फरनगर में शोक तीर्थ है, ठीक है, और जो अपनी पटेश्वर जो देवी है, देवी पाटन देवी मंदिर है, वहां की भी जो एक विकास परिषद की जो बैठक जो एक टीम होती है उसका गठन किया गया, उसको मंजूरी मिली है। जो भी प्रस्ताव जो पारित हुए हैं आज की बैठक में, वो वही प्रस्ताव है जो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता के हित में है। उनकी सुरक्षा और उनकी सुविधा को देखते हुए ये प्रस्ताव पारित किए गए। यदि किसी को अयोध्या के राम मंदिर से 2024 का रास्ता खुलेगा भारतीय जनता पार्टी का? देखिए, इससे चुनाव का कोई लेना देना नहीं है, ये तो बैठक हुई है यहाँ पर। और ये जो चुनावी जो खेल खेलते हैं कि मंदिर मस्जिद पर, वो तो आपको पता है कौन खेलते हैं इस देश में। हम तो अपने काम पर वोट मांगने जाते हैं। जो काम हो रहा है, जो विकास हो रहा है उत्तर प्रदेश में, उसके आधार पर जनता वोट करेगी। ये तो देखिए, ये तो संकल्प पत्र में था, आपने देखा होगा राम मंदिर का, वो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा राम मंदिर बनेगा, बन रहा है, ठीक है। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश का विकास आपने देखा पिछले अभी जो दूसरे टर्म भी चल रहा है योगी जी का, उसमें भी आपने देखा किस तरह से चहुमुखी विकास उत्तर प्रदेश का हुआ। पिछली सरकारों में क्या था, एक विशेष वर्ग का वहां पर विकास हुआ करता था। आज यदि अयोध्या में बैठक हो रही है तो आग लग रही है लोगों के, अरे भाई आपने करोड़ों रुपए जो है यहाँ पे पूरा एक विशेष वर्ग को दे दिया, तब तो किसी ने आपत्ति नहीं जताई। अरे ये बैठक ही तो हो रही है, मीटिंग हो रही है, मीटिंग होने में क्या दिक्कत है, कहीं भी करे आदमी। ठीक बात, कहीं भी बैठक हो। संदीप त्रिपाठी जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि कांग्रेस इस सारी समस्याओं की मूल जड़ है। आपने भी सुना होगा, कांग्रेस को खत्म कर दो, सारी समस्याएं ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगी। आपकी आवाज नहीं आ रही, आप अपने आप को अनम्यूट करिए, म्यूट कर रखें शायद। मैं सर कह रहा हूँ कि योगी जी बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, गलत बात करते नहीं। भाई उत्तराखंड से आए हुए हैं, उत्तराखंडी बाबा है, और समस्याएं तो सर इतनी है कि एमएसपी करके अगर कांग्रेस के समय वो रिसर्च करने के लिए गोरखनाथ पे आते हैं एमएसपी करने के बाद, तो समस्या तो ठीक है सर। हम समझते उनके चाचा जी थे, जो उनकी गद्दी मिल गई चाचा जी की, मठाधीश बन गए सर। बाकी तो सर मठों में बहुत सारे लोग, बाबा जो मठ का मठाधीश होता है उसकी वोट धोते धोते कितने बेचारे जो है अपना जीवन त्याग दिए, लेकिन वो नहीं मिल पाए मठाधीश। अभी उनके चाचा जी से बन गए मठाधीश, तो सर दिक्कत तो थी, दिक्कत में सर कोई चाहिए अगर डेवलपमेंट अभी बात चलता तो प्रस्ताव पारित हुई है। संदीप जी, आपको रोकेंगे, आपकी आवाज क्लियर नहीं हो रही है, आपकी आवाज ठीक करवा रहे हैं, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। अशोक यादव जी,
भारतीय जनता पार्टी अभी से ही जिस तरीके से लगातार जो काम करने के दावे कर रही है और जिस तरीके से खासतौर पर अयोध्या का अगर हम जिक्र करें, और अगले साल लोकसभा के चुनाव हैं, उससे पहले अयोध्या में प्रभु रामलला के प्राण प्रतिष्ठा मंदिर के अंदर हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद करेंगे, वहां पर मौजूद रहेंगे, उनको निमंत्रण भेजा गया है। और उससे पहले अब दीपोत्सव का कार्यक्रम, और उससे भी पहले आज कैबिनेट की बैठक। जाहिर तौर पर है भारतीय जनता पार्टी देश को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश करती नजर आ रही है। योगेश जी देखिए भारतीय योगेश जी देखिए भारतीय जनता पार्टी 2014 में अन्ना आंदोलन के भरोसे चुनाव जीत गई और उसने एक फर्जी एक औरा फैलाया कि पूरी मनमोहन सरकार पोल स्कैम कर रही है और पता नहीं कौन कौन सा स्कैम कर रही है। 2019 का चुनाव उन्होंने जो पुलवामा की घटना के बाद जो देश में सेंटिमेंट्स उभरे थे, जो दुख का माहौल था, उस माहौल में उन्होंने शहीदों की शवों का फोटो 24 घंटा भी नहीं हुआ, उन फोटो को लगा लगा के मोदी जी वोट मांगना शुरू किए और पुलवामा के भरोसे वो चुनाव जीत गए। रह गई बात 2024, इनके लिए अग्नि परीक्षा है और 2024 का चुनाव योगेश जी ये राम मंदिर के भरोसे जीतने के इनका प्रयास है। राम मंदिर के नाम पे आप वोट मांगिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन भगवान राम के दरबार में जो आज योगी जी की मीटिंग हुई उनके कैबिनेट की, उस कैबिनेट की मीटिंग में अगर आप तमाम प्रस्ताव पास किए हैं, लेकिन उसमें अगर 68,500 जो सहायक शिक्षक भर्ती की में घोटाला हुआ है पिछड़ों और दलितों के लगभग 19 से 20,000 पदों का, उसमें भी एक प्रस्ताव पारित कर देते कि उनको हम जल्दी जल्दी न्याय दिलाएंगे। जो 112 की हमारी जो संवाद अधिकारी महिलाएं जो लखनऊ में इको गार्डन में जो लठियाई जा रही हैं, जिनके ऊपर बलवा जैसी धाराओं में मुकदमे लिखे जा रहे हैं, और उनकी मांग सिर्फ यही थी कि हमारा वेतन थोड़ा सा कुछ 1,000 रुपए बढ़ा दिया जाए, 11-12 हजार है, उनको 18,000 की मांग करे, तो एक प्रस्ताव भी पारित हो जाता है कि उन महिलाओं के साथ भी न्याय कर दिया जाता। रसोइया जो है उनका शोषण हो रहा है प्रदेश में पूरा, उनके लिए भी एक प्रस्ताव पारित हो जाता। आए दिन जो महिलाओं का शोषण कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग, चाहे वो सीतापुर के राकेश राठौर हो, चाहे स्वामी चिन्मयानंद रहे हो, चाहे विभूषण शरण सिंह रहे हो, चाहे जिस तरह से एक लंबी फहरिस्त है, तो एक प्रस्ताव हो जाता कि महिलाओं के साथ शोषण करने वाले लोगों के साथ फला धाराओं में बिना उनको बचाया नहीं जाएगा, धाराओं छोड़ दीजिए, ये खाली प्रस्ताव जाता है उनको बचाया नहीं जाएगा। तो ये सारी बातें अगर ये प्रस्ताव में आज जो मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई उसमें एक प्रस्ताव ला देते तो जनता को लगता है कि यहाँ सरकार कुछ करने की इच्छा शक्ति है। लेकिन भगवान राम के दरबार में जाकर साबित क्या करना चाहते हैं? यही साबित करना चाहते हैं कि हे भगवान राम हमारी न्याय पार लगा दो। हम 2014 से लेकर 2024 आने वाला है, हम लगातार जनता को ठगते आए हैं, जनता को के सामने झूठ बोलते आए हैं, जनता के सामने फरेब करते आए हैं। हमने रावण को, भगवान राम ने संहार किया रावण का, जिसने मां सीता के स्मिता के ऊपर मतलब हाथ डाला था। लेकिन आज इस सरकार में योगेश जी, मैं जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, दर्जनों रावण बैठे हैं जो आए दिन तमाम नारियों का शोषण कर रहे हैं। लेकिन भगवान राम के नाम पे सत्ता हथियाने वाली भारतीय जनता पार्टी क्या उन रावणों को बचाने काम नहीं कर रही है? क्या भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है? उन्होंने सत्ता को सिर्फ अपने पिता के वचनों को रखने के लिए 14 वर्ष का वनवास चुना, उन्होंने सत्ता को लात मार दिया। लेकिन ये लोग ऐसे गिरे हुए हैं लोग, भारतीय जनता पार्टी की, मेरी भाषा थोड़ा मर्यादित है, कि ये सत्ता हासिल करने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकते हैं, किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। तो भगवान राम के नाम पे आप दुकानदारी करिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान राम सबके हैं, जैसे आपके हैं वैसे हमारे हैं, वैसे पूरे विश्व के भगवान राम है। लेकिन भगवान राम के ठीक है, आपने बड़ा उदाहरण दिया, प्रभु राम ने सत्ता का त्याग कर दिया। लेकिन आज के समय में सभी को अपने अपने अंदर झांकना चाहिए, कौन सत्ता के लिए त्याग करता है और कौन सत्ता के लिए अपनों को ही लात मार देता है। वर्तमान समय में हमें अपने अंदर भी झांकने की मुझे लगता है जरूरत है, और सभी को, मैं केवल आपको ही नहीं कह रहा हूं। संदीप जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए, आप अपनी बात पूरी करिए। धन्यवाद। अभी तक योगी जी की बात हुई तो बिल्कुल अभी आपने कहा कि योगी जी ये कह रहे हैं, योगी जी बिल्कुल झूठ नहीं बोलते सर, भले उनको दाष्टक ना याद हो, इतने बड़े संत और महात्मा हैं, और सर उत्तराखंडी बाबा है तो उत्तराखंडी बाबा सर झूठ नहीं बोलते हैं सर। मठ में आते हैं इसलिए कि मठाधीश बन जाते हैं क्योंकि उनके चाचा मठाधीश होते हैं। बाकी तो सर मठों में सर कितने लोग धोते धोते मर गए, मठाधीश नहीं बन पाया सर, दिक्कत ठीक है। अभी तो सर एमएससी करके रिसर्च करने जो है गोरखपुर आते हैं। की घोषणा इन्होंने 6 साल पहले की थी सर, आज तक जमीन अधिग्रहण नहीं कर पाए, तो सर उनकी आत्मा भटक रही है सर।
सर वो आत्मा भटकती है और जो योगी जी को दिक्कत पैदा कर देती है। इसलिए लखनऊ से भाग के कभी प्रयागराज में मीटिंग करते हैं, कई भाग जाते हैं जो है अयोध्या को जाते हैं सर, फिर कहीं और जाएंगे सर। इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी उनके ऊपर जो है हावी हो जाते हैं कि कैसे आप तुमने हमारे नाम पर यूनिवर्सिटी की घोषणा की और अभी तक जमीन अधिग्रहण नहीं की और डेवलपमेंट का झूठा राग लाप रहे हो। सर आपको आश्चर्य होगा 2018 के बाद शिक्षक भर्ती नहीं निकले सर। आज उत्तर प्रदेश के छात्र पर बिहार जैसे जिसको हम पिछड़ा मानते थे वहां पर जाकर कम से कम 20,000 और कम से कम बता सकता हूँ 500 भाजपा नेताओं के लड़के सब नौकरी करने गए। अभी हमारे बगल के भाजपा नेता के भतीजे गए, हमने कहा कहा लगा तो कहीं बढ़िया है। हम तो कल संदीप जी ये तमाम मुद्दे बता रहे हैं आप, लेकिन इन मुद्दों को लेकर के ठीक है आप सड़कों पर नजर भी तो नहीं है, सवाल तो ये भी उठता है ना, आपकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। सर नहीं सर, सड़कों पर सर बाहर तो गए सर, ये बात तो रहे चारों सर मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं पर आप बैठक करिए लेकिन मुद्दों की बात करिए। आप जो है इधर उधर डाइवर्ट करके राजनीति नहीं कर पाएंगे। अगर आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, मैंने लखनऊ की यूनिवर्सिटी लखनऊ की बात मैंने की, अगर लखनऊ आप जाएंगे आलमबाग में जो है बस अड्डा अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा आपको दिखेगा तो पता चला अखिलेश जी ने बनवाया। मेट्रो आप जाएंगे अखिलेश जी ने बनवाई, इटाना स्टेडियम अखिलेश जी ने बनवाया, 10 डब्बे अखिलेश जी ने बनवाया। इसलिए भागते हैं जो योगी जी इधर उधर भाग रहे हैं सर, ये इसलिए कि इन्होंने काम तो कुछ किया नहीं है सर, न पहले कार्यकाल में किया है न अब कर रहे हैं सर। अब बात आती है राम मंदिर की सर, तो राम मंदिर तो सर एक ट्रस्ट बना रहा है सर, हमने भी चंदा दिया है, उसमें बहुत सारे लोगों ने किसी की बात की बकौती नहीं चंदा आपने दिया, लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि ऐसा लड़ाई तो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने लड़ी। आते हैं सर उसी का सर, इसीलिए मैं महत्वपूर्ण विषय आपका है और अगर ये बात है मैं सिर्फ आपके माध्यम से भाजपा के साथी से जानना चाहता हूँ कि कृपया ये बता दें 91 के पहले जिसको मस्जिद जो है मंदिर बताया जाता था, राजीव गांधी ने 89 में ताला खुलवाया, वो मंदिर मस्जिद कैसे बन गई? दूसरी चीज आपसे 84 का मैनिफेस्टो सर मैं ललकार में कर पाऊंगा टक्कर कर पाऊंगा, इसलिए कुछ ठहरेंगे नहीं सर। आपके चैनल की तरफ मुझे इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि ललकार और टक्कर थोड़ा कम रखिएगा, इसलिए रिक्वेस्ट है कि मेरी बात आ जाने। आप ये भी बताइए दर्शकों को, आप सब बात बता रहे तो यही बताइए ना कि कांग्रेस ने ही वकीलों को खड़ा किया था राम मंदिर के लिए। मैं बता देता हूँ, सुन लीजिए त्रिपाठी जी बता रहे हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि वकीलों को 81 का सर इनका मैनिफेस्टो भारतीय जनता पार्टी का पढ़िएगा, उसमें जो है राम मंदिर का कोई जिक्र नहीं मिलेगा। 84 का मैनिफेस्टो आप पढ़िएगा, उसमें राम मंदिर का कोई जिक्र नहीं मिलेगा। 89 के मैनिफेस्टो में पहली बार राम मंदिर के बारे में ये बोलते हैं सर, तो इनका जो ये कहते हैं कि हमारा शुरू से ढेर था, बिल्कुल नहीं था। और आज 480 साल से इसकी लड़ाई लड़ी जा रही, बहुत सारे लोगों ने कुर्बानी दी है, बहुत सारे अंग्रेजों आजादी के पहले से इसका मुकदमा चल रहा है। अब योगी जी तो पैसे भी नहीं हुए थे, मोदी जी तो हो सकता है जो है पेट में भी न रहे हो, उससे पहले से लड़ाई जा रही है सर, तो उसको आप डिनाई कर दीजिए सर। जो सनातन के मुखिया शंकराचार्य जी ने एक रामलला परिषद करके ट्रस्ट बनाया था, जिसमें पूरी जो है लड़ाई को लड़ा और पूरे वकीलों को उन्होंने पैसा दिया और सारे वकीलों को हायर किया। आज वाले ने उनको बुलाया तक नहीं गया था सिलसिले में आपने, और अब ये बात कर रहे हैं राम मंदिर में वकील की। सर मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने एक वकील खड़ा किया हो, रविशंकर प्रसाद, अरुण जेटली, राम जेठमलानी से लेकर कोई वकील राम मंदिर का अगर मुकदमा लड़ा हो तो मैं मान लूंगा कि आपने जो है राम मंदिर की लड़ाई लड़ी। आपने सिर्फ दंगा फैलाया, उसके नाम पर 14 करोड़ रुपए पहले राम मंदिर आंदोलन। ठीक है आगे संदीप जी आगे बात, अब सेकंड राउंड में आते हैं। लूटा है लोगों को, राम को लूटने का माध्यम आपने बनाया है, हमारे लिए लूटने के माध्यम नहीं रहे, हमारे लिए जो है आस्था का विषय है। और अगर ये कहा जाता है मोदी जी 12 साल मुख्यमंत्री रहे सर, क्या कभी अयोध्या आते हैं? क्या नहीं आते हैं? नहीं होगा, किसे बने राम भक्त से सर। लेकिन बात यह है सर कि कैसे दूसरे के बेटे को अपना बेटा बनाया जाए। ठीक है, वही यही आरोप सपा भी लगा रही है कि सारे काम मैंने किया और ठीक है संदीप जी आ रहे हैं, रुक जाइए आ रहे हैं, अब रुक जाइए। नावेद सिको जी, 24 में राम बीजेपी के लिए जीत का क्या पक्का इंतजाम होते नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से सरकार राम मंदिर के वैभव पर ध्यान दे रही है, उसका प्रसार कर रही है, उसका प्रचार कर रही है,
जिस तरह से पहली बार अयोध्या में कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, जिस तरीके से कई वर्षों से दीपोत्सव हो रहा है, अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, इससे पर्यटन को जोड़ा जा रहा है। जाहिर सी बात है कि उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में उठाएगी और फायदा उठाने की तैयारी कर रही है, और इसमें कोई हर्ज भी नहीं है, क्योंकि ये बात सच है कि लंबा आंदोलन भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े हुए संगठनों ने किया था, जिसमें अब बड़ी सफलता हासिल हुई है। तो जाहिर सी बात है कि उसका उद्घाटन होने वाला है, और दीपावली का भी अवसर है, और लोकसभा चुनाव भी नजदीक हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी उसका अगर लाभ उठाएगी, लोगों को इमोशनली अपने से जोड़ेगी और क्रेडिट लेगी, तो वो एक स्वाभाविक बात है और राजनीति का एक हिस्सा होता है। कोई भी राजनीतिक दल अगर राम मंदिर निर्माण में अपने एफर्ट्स देते, अपना श्रेय उनका होता, तो वो भी ये लाभ उठाता। लेकिन सवाल इस बात का है कि राम मंदिर निर्माण से पूरा देश, दुनिया में खुशी की लहर है, इस बात में कोई शक नहीं है। श्री रामचंद्र जी को मानने वाले, उनकी भक्ति करने वाले राम भक्तों की कमी नहीं है इस देश में, और जब भव्य राम मंदिर का एक निर्माण हो रहा है तो लोगों में खुशी है, और कहीं ना कहीं भाजपा इस बात का एहसास दिलाना चाहती है कि ये श्रेय हमें जाता है, और अब जब राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, तब हम उसका जोरों शोर से, बड़ी भव्यता से, बहुत सुंदरता से सबको शामिल करते हुए उसका शानदार तरीके से उद्घाटन करेंगे। इसका प्रचार कर रही है बात पर। कहीं ना कहीं ये भी एक ऐतिहासिक कदम है कि जिस तरीके से कैबिनेट की बैठक भी वहां पर हुई और जिस तरीके से दीपोत्सव की तैयारी चल रही, ये सारी बातें अपनी जगह। मैं समझता हूं कि इसमें कोई नकारात्मकता नहीं है, इसके पीछे पॉलिटिक्स है, और पॉलिटिक्स होना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन इस बात को भी हमें सोचना होगा, सरकार को सोचना होगा, भाजपा को भी सोचना होगा कि राम मंदिर अपनी जगह है, उसकी भव्यता बहुत अच्छी बात है, लोग इससे खुश हैं, लेकिन रामचंद्र जी का चरित्र भी जो है वो सरकार में नजर आना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का आचरण, व्यवहार, उनकी निष्पक्षता, उनकी समानता, उनका समाजवाद भी नजर आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के अगर कोई सांसद, विधायक या भाजपा कार्यकर्ता हेट स्पीच देते हैं या संसद में गालम गलौज करते हैं, तो नहीं लगता है कि वो श्री रामचंद्र जी को मानने वाले हैं। बिल्कुल, उनके आदर्शों पर चलने के लिए और उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए इन सारी चीजों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। नहीं मिल रहा है नौजवानों को, तो मुझे लगता है ये भी कहीं ना कहीं राम से दूरी बनाता है। ठीक है, संदीप जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक खास लगाव रहा, उसको मुबारकबाद, उसको इस बात के लिए शुभकामनाएं, और उसको श्रेय जाता है। और मुझे लगता है कि इससे देश का भी फायदा होगा। हमारा पूरी दुनिया का पर्यटक अयोध्या से जुड़ रहा है, उसका वैभव, उसकी खूबसूरती देख रहा है, और जरूर भारतीय जनता पार्टी को उसका श्रेय जाता है। लेकिन भाजपा अगर राम राज की कल्पना लेके चल रही है, तो उसके शासन में जो कमियां हैं, जो भाजपा की नीतियों में थोड़ी बहुत निष्पक्षता नजर नहीं आती है, अगर भेदभाव दिखाई देता है, अगर जाति का फर्क नजर आता है, अगर निष्पक्षता नहीं नजर आती है, तो नहीं लगता है कि रामचंद्र जी से भारतीय जनता पार्टी का कोई खास लगाव। बिल्कुल, उसको भी सुधारना पड़ेगा नावेद जी। लेकिन यहाँ पर एक तस्वीर और उभर करके आ रही है, क्योंकि अगर दिल्ली का रास्ता का हम जिक्र करें या लोकसभा चुनाव को लेकर के हम जिक्र करें, तो खासतौर पर दो प्रदेशों का नाम जहन पर उभर करके आता है। पहला उत्तर प्रदेश और दूसरा बिहार। उधर बिहार में भी जिस तरीके से एक बार फिर से मंडल की राजनीति जो नजर आने लगी, वो जो तस्वीरें सामने आने लगी उभर करके, आरक्षण का जो मुद्दा जिस तरीके से लगातार बिहार सरकार का हम जिक्र करें, वो कड़े कदम उठाती नजर आ रही है। क्या लगता है कि मंदिर के नाम पर, जिस तरीके से राम मंदिर के नाम पर भारतीय जनता पार्टी श्रेय लेने में जुटी हुई है, जाहिर तौर पर आपने कहा कि लेना भी चाहिए क्योंकि उसने काम किया उस पर, क्या वो मंडल की राजनीति इफेक्ट करती कुछ नजर आएगी क्या? जी बिल्कुल, मंडल और कमंडल का वो दौर जो कम से कम 25-30 साल पहले एक बार उत्तर प्रदेश से उभर के पूरे देश में उभरा था, और इसमें सभी को फायदा हुआ था। भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा विस्तार हुआ था, समाजवादी पार्टी जैसे दल उत्तर प्रदेश में उभरे थे, और जाति की राजनीति और धर्म की राजनीति ने सिर उठाया था। वो दौर फिर से शुरू करने की कोशिश विपक्षी दल कर रहे हैं, लेकिन इस बार कठिन इसलिए है क्योंकि अब जाति की राजनीति करना इसलिए कठिन है क्योंकि नए फॉर्मेट में भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ों को और पिछड़ी जातियों के लोगों को अपने साथ जोड़ा है। जो लाभकारी योजनाएं हैं उससे कहीं ना कहीं दलितों और पिछड़ों का एक रिश्ता जुड़ा हुआ है। जिस तरीके से उनके कैबिनेट में, उनके संगठन में पिछड़ों को स्थान दिया गया है, इस पहले और अब में यही अंतर हो गया है। इसीलिए कम से कम भारतीय जनता पार्टी को इस मुद्दे पर अब चुनौती देना, खासकर तब जब राम मंदिर
बहुत पुराना सपना पूरा हो रहा है और उसका भाजपा श्रेय ले रही है। और इसी उत्तर प्रदेश में उसका पूरी तरह से शो ऑफ करने के लिए भी भाजपा ने पूरी तैयारी कर ली है। ऐसे में जाति और धर्म दोनों की जो एक लड़ाई है उसमें मुझे लगता है कि जाति की राजनीति बड़ी कठिन है, धर्म की राजनीति के आगे उसको चुनौती देना, क्योंकि ये समय बड़ा कठिन है। खास तौर से अभी जो हम लोगों ने देखा पिछले 6 महीने 4 महीने से कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन बना और इंडिया गठबंधन ने सबसे बड़ा मुद्दा बनाया जाति की राजनीति को, जाति की जनगणना को, आरक्षण को, और खासतौर से कांग्रेस जिसका एक नारा था जात पर न पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, जो जाति की राजनीति को हमेशा किनारे करने की बात कहती थी, उसने अखिलेश यादव और मायावती से भी वो मुद्दा छीन के पूरे राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस ने उसको अपने हाथ में ले लिया। नीतीश कुमार उनके साथ में है, अखिलेश यादव भी उनके साथ में फिलहाल तो है ही। नहीं, अखिलेश यादव कहाँ, आप तो नजर ही नहीं आ रहे। अखिलेश यादव तो मध्य प्रदेश पहुंचते हैं, वो कहते हैं कि वो खुलेआम कहते हैं कि सबसे बड़े धोखेबाज पार्टी कांग्रेस है और कांग्रेस का ये मुद्दा ही नहीं रहा जातिगत जनगणना को लेकर के। जी बिल्कुल, तलाक होने के आसार नजर आ रहे हैं। अब बहुत ज्यादा लड़ाई बढ़ गई है और मुझे भी यही लगता है कि बस एक ऑफिशियली इस तरह का कोई बयान किसी बड़े नेता का आ सकता है, समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव का आ सकता है कि हम इंडिया गठबंधन से हमारा कोई मतलब नहीं, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। लेकिन फिलहाल अभी ये खुल के आधिकारिक वो नहीं हुई है। तो अगर ये सब एकजुट होते या उस तरीके की एकता बरकरार रहती तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने एक संकट होता। फिलहाल भाजपा के पास एक बड़ा हथियार है राम मंदिर, हिंदुत्व, और इसके साथ में उनकी केमिस्ट्री, उनकी मैथमेटिक्स, जिसमें वो दलितों पिछड़ों को साधने की पूरी कोशिश करते हैं और उसमें कहीं ना कहीं कामयाब भी होते नजर आते हैं। जो पुराने आंकड़ों का अगर हम चुनावी नतीजों का देखें, ठीक बात आप कह रहे हैं नावेद जी। अशोक यादव जी, आप जिस तरीके से अभी आपके अंदर ही द्वंद्व युद्ध चल रहा है, आपके अंदर का मतलब कि जो इंडिया अलायंस है, आपके नेता खुद कांग्रेस पर लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं, किस तरीके से ताबड़तोड़ अटैक कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी अभी से 24 की तैयारी में जुटी हुई है। आप लोगों ने एक पहल तो की थी लेकिन वो फ्लॉप होता नजर आ रहा है, पूरा जो सीन नजर आता था। योगेश जी देखिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बताना चाहूंगा आपको कि इंडिया गठबंधन का जो ऑब्जेक्टिव है वो बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है योगेश जी, और उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए समाजवादी पार्टी अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करेगी कि वो गठबंधन और मजबूत हो और मजबूती के साथ 2024 की जंग लड़े हम लोग। और जो आज जो लोग कहते हैं ना कि देश के संविधान पे खतरा है, लोकतंत्र पे खतरा है, आपको ये बात पता होगी, अभी 2 दिन पहले की बात, कल की बात, आपने देखा होगा लखनऊ में इको गार्डन में वो 112 की जो संवाद अधिकारी महिलाएं ने क्या मांग किया था, सिर्फ अपने लिए कुछ वेतन मांग किया था, लेकिन सरकार ने उनको कुचलने का काम किया। जो संविधान हमें अधिकार देता है राइट टू डिसेंशन, उस राइट टू डिसेंशन को अगर कुचलने का काम कोई सरकार करती है तो भाजपा की सरकार करती है और उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार करती है। आप जो है वो महिलाएं अहिंसक प्रोटेस्ट कर रही हैं, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रही हैं, लेकिन इसके बाद उनके ऊपर बलवा जैसी धाराएं लगा जाती हैं। तो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी अपने विपक्ष की जो जिम्मेदारी है इस देश के संविधान को और लोकतंत्र को जो भारतीय जनता पार्टी बुलडोजर तरह कुचल रही है, उसको बचाने के लिए समाजवादी पार्टी अपनी तरफ से सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। आजकल कांग्रेस एक्टिव नजर आ रही है उत्तर प्रदेश में। देखिए, राय साहब पहुंच गए उन बेटियों से, उन बच्चियों से मुलाकात करने। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे क्या? कौन सा नेता समाजवादी पार्टी गया उनसे मुलाकात करने? सुनिए योगेश जी, हमारी महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती जूही सिंह जी लगातार डे 1 से वहीं पे उनके साथ बैठी हुई है। हमारे तमाम प्रवक्ताएं, महिला प्रवक्ताएं, वहां नेहा सिंह है, सैयद जरीन, तमाम प्रवक्ताएं वहां पे बैठी हुई हैं। आप ये नहीं कह सकते कि समाजवादी पार्टी के लोग नहीं गए। हमारे पूर्व एमएलसी सुनील सिंह जी वहीं बैठे हुए हैं। तो ऐसी बात नहीं है, पूरा विपक्ष उन संवाद अधिकारी महिलाओं के साथ खड़ा है और खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है, आप देखिए संदीप जी, इनकी मतलब दो भाषी बातें कैसी होती है, 2 तरह की बातें। एक तरफ नारा देते हैं नारी शक्ति बंधन, देखिए कितना सांस्कृतिक टाइप का नाम है, बड़ा कैची नाम है कि हाँ मतलब कोई लग रहा है पुराण से निकाल के लाए हैं नाम, नारी शक्ति बंधन। लेकिन वहीं पे ये कर क्या रहे हैं, महिलाओं को कुचलने काम कर रहे हैं। महिलाओं के ऊपर पुरुष जो कांस्टेबल है, कई महिलाओं को बयान मैंने सुना कि पुरुष कांस्टेबल उनको मतलब गलत तरीके से छुए उनको, और इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो ये घटनाएं क्या बता रही हैं कि इनके कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। इसीलिए समाजवादी पार्टी लगातार इस गठबंधन को आगे बढ़ाने का काम करेगी, अपने तरफ से पूरा इनको इंपावर करेगी इस गठबंधन। ठीक है, अवधेश उपाध्याय जी, आपकी कथनी और करनी में लगातार फर्क देखने को मिल रहा है। नारी शक्ति बंधन, यही शक्ति बंधन है, वो लगातार जो उदाहरण दिए जा रहे हैं, देखिए संदीप जी ने भी वही उदाहरण दिया, अशोक जी भी वही उदाहरण दे रहे हैं
कि वो अपने हक की मांग कर रही हैं बेटियां, बच्चियां, और उनको किस तरीके से जबरदस्ती खींचा जा रहा है, किस तरीके से उनको खींच करके पुलिस मुख्यालय से ले गया उस पार्क में, और उनके ऊपर धाराएं लगाई जा रही हैं, किस तरीके से मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। देखिए योगेंद्र भाई, जैसे कि आपके जो बैठे हुए हैं अशोक यादव जी और संदीप त्रिपाठी जी, कांग्रेस के नेता, सपा के प्रवक्ता, इन्होंने एक बात कही, इस पहले भी मांगू जो आपने पूछा सवाल, लेकिन कि पहले जो प्रश्न उनका जवाब मैं दे दूं, तो राम मंदिर की बात कर रहे थे कि राम मंदिर को मुद्दा बना रहे हैं। अरे भाई एक बात बताइए, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, अखिलेश यादव ने 100 करोड़ का हज हाउस बनवाया था गाजियाबाद में, क्या था वो? जवाब दीजिए अशोक यादव जी। जब समाजवादी श्रवण यात्रा को अभी बता दीजिए सर। यादव जी सुनिए, पहले ज्ञानवर्धन कीजिए अपना। जब समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में थी तो एक विशेष वर्ग की जो बेटियां थी उनको छात्रवृत्ति मिलती थी, उनके विवाह के लिए पैसा मिलता था। आज उत्तर प्रदेश के हर बहन बेटी को पैसा मिल रहा है पढ़ाई के लिए, पढ़ाई फ्री हो रही है। आपको पता नहीं है अवधेश जी, आपको पढ़ना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए, आपको पढ़ना। कन्या विद्या धन योजना के बारे में आप पढ़ लीजिए जाके। अवधेश भाई, आप कन्या विद्या धन योजना के बारे में स्टडी कर लीजिए, तब यहाँ बताइए। आप लोग अधकचरा जानकारी लेके आके बैठ जाते हैं। निवेदन है कि अधकचरा जानकारी न फैलाएं, अधकचरा जानकारी न फैलाएं। आपकी सरकार ने केवल कन्या विद्या धन योजना को पढ़ लीजिए सर। योजना के अवधेश जी, कन्या विद्या धन योजना समाजवादी सरकार की थी, उसको देख लीजिए। समाजवादी श्रवण यात्रा देख लीजिए। आप की पार्टी थी जो राम सेवक को ऊपर गोली चलवाई थी। आज राम प्रभु श्री राम के गुणगान कर रहे हैं आप। एक संदीप त्रिपाठी जी बात कर रहे थे प्रभु श्री राम की, इनकी पार्टी के नेता मांगते हैं उसका सबूत दिखाइए। भगवान राम तो काल्पनिक है। आज संदीप त्रिपाठी जी कह रहे हैं प्रभु श्री राम को मुद्दा बनाया जा रहा है। अरे भाई क्यों नहीं बनाएंगे? जब मेहनत की है तो आप भी बनाइए ना। काशी मथुरा है, करिए आप, उसके लिए आंदोलन करिए, हम आपके साथ हैं, करिए ना। अगर जिगरा है आपके पास तो कौन मना कर रहा है? भाजपा आपके साथ देगी पूरी तरह से। आइए आप मैदान में निकल के काशी और मथुरा पर। इसने मना किया। अवधेश जी, भगवान राम के नाम को अगर कलंकित करने का काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आप ये बताइए कि जय श्री राम का नारा बोल के आपके लोग, आपके अनुयायी क्या कर रहे हैं? लोगों की हत्याएं कर दे रहे हैं अवधेश जी। आप देखिए, जय श्री राम बोल के आतंक फैला रहे हैं। भगवान राम के नाम को आप लोग कलंकित करने का काम कर रहे हैं। अवधेश जी, भगवान राम के नाम को आप ये बताइए, जय श्री राम बोल के नारा बोल के आतंक कौन मचा रहा है? आतंक कौन मचा रहा है समाज में? आप ही के लोग आतंक मचा रहे हैं ना। जय श्री राम बोल के तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के नाम को भूल दूषित करने का काम आप लोग कर रहे हैं। आपको इस पर शर्म आनी चाहिए, आपकी सरकार को माफी मांगनी चाहिए, आपकी पार्टी को माफी मांगना चाहिए। और देखिए, ये जो गुस्ताखी आप लोग कर रहे हैं अवधेश जी, ये जो कर्नाटक में गदा चलाए थे हनुमान जी, वही गदा 2024 में चलाएंगे और वो गदा के प्रहार से आप लोग बच नहीं पाएंगे अवधेश भाई। आपके साथ देंगे, किसने मना किया है? चलिए ठीक है, अच्छा आपका मैं ले लेता हूँ आपका होती है। अवधेश जी, मैं आपके सवाल का जवाब संदीप जी से ले रहा हूँ। संदीप जी, आप मैदान पे आइए, मथुरा और काशी अभी बाकी है, भारतीय जनता पार्टी आपके साथ है। हम साथ हैं। हाँ, मैंने पूछ लिया, संदीप जी बता रहे हैं। संदीप जी, रिक्वेस्ट है सर कि बीच में ना इंटरप्ट करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मैंने इनको शांति से सुना और ये भी शांति से उतना ही सुनेंगे जितना मैंने इनको सुना। अभी इन्होंने कहा कि कांग्रेस कह रही है या कभी कहा था कि भगवान राम काल्पनिक है। सर योगेश जी, ये चौथी पास राजा के चेले हैं सर। ये पढ़ते लिखते कुछ नहीं सर, इनको ऊपर से आ गया सर, आदेश आ गया या कुछ आ गया, व्हाट्सएप मैसेज आ गया, एक अफवाह आ गई, उसी की बात करें। बताइए आप इनको। अब ये सर मैंने इनको सुना, रिक्वेस्ट है कि सुन लीजिए जरा, सुन लीजिए। मैं आपके माध्यम से चैलेंज कर रहा हूं कि अगर ये आपका चैनल या पूरी भारतीय जनता पार्टी ये साबित कर देगी कि कभी कांग्रेस में भगवान राम को काल्पनिक कहा था, संदीप जी, लेकिन कांग्रेस से इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन ये तो कहा जाता था ना कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। धैर्य रखिए, सब पे जवाब देंगे, कहीं नहीं परेशान है सर। हम सब जानते हैं आप भागता नहीं हो, मुद्दे के और तथ्यों पे बात करता हूँ। अब आती है बात राम सेतु का वो प्रकरण था। राम सेतु के प्रकरण में जो है सुब्रमण्यम स्वामी ने एक मुकदमा दायर किया राम सेतु प्रोजेक्ट के खिलाफ में, और सुब्रमण्यम स्वामी स्वयं ये कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का प्रोजेक्ट था।
ये उनका बयान है सर, मैं कोट कर रहा हूं। वो ये कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी का जो है प्रोजेक्ट था जिसको कांग्रेस ने आगे बढ़ाया, और एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे, उसी समय सर्वे की रिपोर्ट मांगी गई थी अटल जी के ही समय में। एक आर्कियोलॉजिकल हमारी सत्ता आती है और एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे के माध्यम से एक रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट को हम जो है कोर्ट में पेश करते हैं, और उस रिपोर्ट में ये कहा जाता है कि राम सेतु मानव निर्मित है, इस बात के कोई वैज्ञानिक पुख्ता सबूत नहीं है। और यही बात इनके मंत्री जितेंद्र सिंह सदन में करते हैं सर। ये जब कहते हैं तब वो रामलीला हो जाती है। हमने जो कहा था वो जो है रासलीला हो गई, हम रामद्रोही हो गए। जितेंद्र सिंह सदन में यही बात बोलते हैं जो कांग्रेस उस समय कही थी, तब ये बढ़िया है सर। अब थोड़ा राम जी पे आ जाते हैं सर। 1949 में पहली बार रामलला जी प्रकट हुए अयोध्या में, मंदिर में। जिस मंदिर की मैं बात करूं वो मस्जिद ये कहते हैं सर, मंदिर हम कहते हैं। 1949, उसके बाद सर हम आगे बढ़ते हैं। 1949 के बाद वहां पर जो है राम मंदिर का ताला खुलता है। किसने खोला? राजीव गांधी जी ने। राम मंदिर का सर किसने खोला? राजीव गांधी ने। शिलान्यास अभी आप चला रहे हैं सर, एक थोड़ी सी दिक्कत इसमें मुझे नजर आई कि आप चला रहे हैं 9 नवंबर जो है 1989 को प्रथम शिलान्यास। सर इनको बता देते अगर जो कांग्रेस ने कराया था, और जो है विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता ने जो है दलित कार्यकर्ता ने ईंट रखी थी, तो सर इनको ठीक है। अदालत के आदेश के बाद ताला खुला है त्रिपाठी जी। सर तो क्या ये मंदिर बन रहा है ये मोदी के आदेश से बन रहा है क्या? लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने लड़ाई लड़ी ना, फ्रंट फुट पर खेला ना। जुत्ते से बन रहा है क्या? हमारा सवाल ये फ्रंट फुट पर खेला ना। आप मथुरा की बात करें, भारतीय जनता पार्टी लेकर के रही है। सर थोड़ा धैर्य रखिए ना, हमने नहीं आते हैं हम आपके ये साथ सर फिर देखिए क्या सर विशेष है, मैंने इनको सुना बहुत शांति से। आप मथुरा की शुरुआत कर दीजिए। चलिए भगवान राम भाजपा ने ले अरे लिए। सुनो, पहले जहाँ की बात हो रही है वहाँ की करें। मथुरा काशी तुम्हारे बताने से जाएंगे क्या? तुम्हारे जैसे आज समाजी हैं कि भगवान राम को, तुम्हारे पैतृक संगठन आरएसएस है। अच्छा दोनों लोगों को रोकेंगे जरा, दोनों लोगों को रोकेंगे। संदीप जी आप भी रुकिए, संदीप जी आप भी रुकिए, अवधेश जी आप भी रुकिए, अवधेश जी आप भी रुकिए, संदीप जी रुकिए, एक सेकंड रुकिए। रिक्वेस्ट है योगेश जी मेरी बात आ जाने। हाँ 10 सेकंड में अपनी बात पूरी करिए जरा, 10 सेकंड में, क्योंकि समय धन्यवाद। थोड़ा सा और समय लूंगा, इसलिए कि महत्वपूर्ण विषय है, दर्शकों तक सही जानकारी। आप लंबा खींच रहे हैं, राम सेतु जा रहे हैं ना, समय कम है इसलिए आपसे पूछ। सर हाँ। अगर मेरी बात जहाँ झूठ निकलेगी आप मुझे टोक दीजिएगा, मैं रुक जाऊंगा। हाँ। सर उसके बाद 89 में उसका ताला खुलता है सर। उसके बाद सर जमीन इक्वायर 63 एकड़ जमीन जो आज जहां राम मंदिर बन रहा है सर, नरसिम्हा राव सरकार, कांग्रेस की सरकार सर, वो भी कांग्रेस। फिर सर हाई कोर्ट का डिसीजन आता है सर, वो भी सर कांग्रेस सरकार। सुनो अरे अब देखिए धर्म दलालों को सर, ये धर्म व्यापार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। दोनों लोगों की आवाज बंद करिए, दोनों लोगों को। नावेद जी आपका आपसे आखिरी कमेंट है, क्या वजह है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो अपने मैसेज को जनता के बीच में डिलीवर करने की कोशिश करती है उसमें वो कामयाब होती है, लेकिन विपक्षी दल का अगर हम किसी का जिक्र करें वो कहां पर फेल होते नजर आते हैं? जी बिल्कुल, विपक्षी दल जाहिर सी बात है कि अगर इस पर ज्यादा टीका टिप्पणी करते हैं तो उनको नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि ये मुद्दा बड़ा भावुक है, बड़ा इमोशनल है, और भारतीय जनता पार्टी इसका फायदा उठाती है। मैं छोटे कम वक्त में बहुत अनछुई बातें कहना चाहता हूं कि आप राम मंदिर की बात कर रहे हैं, अयोध्या विवाद से लेकर राम मंदिर निर्माण तक का इतिहास अगर देखिए तो अयोध्या विवाद को लेकर समाजवादी पार्टी बनी, स्थापित हुई और उसने सरकार बनाई, ये समाजवादी पार्टी को फायदा मिला। उसके अलावा इस आंदोलन से भारतीय जनता पार्टी जो बिल्कुल फर्श पर थी अर्श पर आ गई, अटल सरकार बनी, कल्याण सिंह सरकार बनी, और आज जब राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है तब बहुत अच्छे तरीके से फल फूल रही है भारतीय जनता पार्टी। यानी राम मंदिर का किसी भी रूप में फायदा भाजपा को मिला, समाजवादी पार्टी को अयोध्या विवाद का फायदा मिला, लेकिन अगर किसी ने कुर्बानी दी है तो वो कांग्रेस है, ये सच है, अनछुई बात है। क्योंकि जैसा कि कांग्रेस के साथी ने अभी जिक्र किया कि ये वो समय था जिस वक्त राम मंदिर का ताला खुला, सरकारें कांग्रेस की थी, उसके बाद से 90 के बाद से आज तक उसको भुगतना पड़ रहा है, और इसको कहते हैं कुर्बानी। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में पनप नहीं पाई, एक बड़ा वोट बैंक जो उसके विश्वास से जुड़ा था वो उसके हाथ से निकल गया। लेकिन में जब इस बात जनता पार्टी को
का अगर क्रेडिट मिलेगा तो इसको भी नहीं भूला जा सकता कि राम मंदिर की बुनियाद में राजीव गांधी और कांग्रेस का हाथ था और कांग्रेस ने उसका फायदा नहीं उठाया। आज बिल्कुल वही मेरा सवाल वही था आपसे, मेरा सवाल वही था कि आखिर कहां पर कौन से विपक्षी दल फेल हो जाते हैं जनता के बीच में मैसेज डिलीवर करने में, जबकि भारतीय जनता पार्टी उस पर बेहद कामयाब होती नजर आती है और उसका फायदा भी भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ जाता है, उठाती भी है और वो तस्वीरें भी देखने को मिलती हैं। फिलहाल समय का अभाव इसलिए चर्चा को विराम देना पड़ रहा है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जिस तरीके से श्री राम मंदिर के निर्माण को लेकर के, श्री राम जन्मभूमि के निर्णय को लेकर के जो श्रेय लेने की होड़ लगी हुई है भारतीय जनता पार्टी में, कांग्रेस में और अन्य राजनीतिक दलों का भी अगर हम जिक्र करें, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि राम मंदिर का मुद्दा किसके पक्ष में जाता है और इस मुद्दे को लेकर के कौन सी पार्टी एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होती नजर आती है और मुद्दे को कौन भुना पाएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही।